हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम आगे की जाति ज्ञात करने संबंधी कुछ और नए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने ऐसे आगे की जाति ज्ञात करना सीखे थे जिसकी कोटि या तो 2 होती थी या 3 होती थी। लेकिन आज की क्लास में हम ऐसे कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिसमें दी गई आगे की कोटि 3 या 3 से अधिक होगी। ऐसे कुछ आगे होगी जिसमें 3 कोटि के 1 से अधिक उपसारणिक बन रहे होंगे, या फिर ऐसे प्रश्न हो गए जिसकी कोटि 3 से अधिक होगी। तो ऐसे प्रश्नों में आगे की जाति और शून्यता ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना होता है। मतलब पंक्तियों में संक्रिया लगाकर हमें आगे की कुछ पंक्तियों को 0-0 करने की कोशिश करना होता है, जिससे कि हमें आगे के उपसारणिकों का मान आसानी से प्राप्त हो जाए। अन्यथा होगा क्या कि अगर हम उच्च कोटि के आगे की जाति ज्ञात करने के लिए उच्च कोटि के आगे के जो सारणिक होंगे वो भी उच्च कोटि के होंगे, तो जब हम उन सारणिकों का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जटिलता महसूस करेंगे। क्योंकि जैसे अगर 5 कोटि का आगे है तो 5 कोटि के आगे का सबसे बड़ा उपसारणिक में 5 कोटि का होगा, और उस 5 कोटि के उपसारणिक का जब हम मान ज्ञात करना चाहेंगे मैन्युअल प्रोसेस से तो बहुत कठिन कार्य होगा। प्रश्न हमारा बढ़ते ही जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस कठिनाई से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो दी गई आगे है उसकी कुछ पंक्तियों को संक्रियाओं के प्रयोग से 0-0 करने की कोशिश करना होता है। ऐसा करने के बाद हम आगे को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इस आगे के सबसे बड़े उपसारणिक का मान क्या है। आगे को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि इसमें उच्च कोटि के जो उपसारणिक है उन उपसारणिकों का मान क्या होगा। चलिए इसको एक प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न को हल करके हम उच्च कोटि के आगे की जाति कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो एक आगे दिया है। सबसे पहले हम दिए गए आगे को a के बराबर मानेंगे। माना a = आगे की पहली पंक्ति क्या हो रही है 1 2 3 2 3 5 1 1 3 4 5। अच्छा देखो, इस आगे में अगर हम इसके सबसे बड़े उपसारणिक की बात करें तो उसमें हम अगर इसके 4 स्तंभ को ले तो हमें 4 पंक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। 4 स्तंभ ले तो 4 पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी उपसारणिक बनाने के लिए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि इसमें 3 ही पंक्ति है। मतलब इसमें 4 पंक्ति 4 स्तंभ वाला कोई उपसारणिक इसका प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा अगर उपसारणिक बनाना है तो वह उपसारणिक 4 कोटि से कम कोटि का होगा। इसमें जब 3 पंक्तियां हैं तो हम 3 स्तंभ भी ले सकते हैं। इस प्रकार हम 3 पंक्ति 3 स्तंभ लेकर इसका सबसे बड़ा तृतीय कोटि का उपसारणिक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तृतीय कोटि के एक ही उपसारणिक प्राप्त नहीं होगा। इससे तृतीय कोटि का अगर हम पहले स्तंभ को लुप्त करके देखें तो तृतीय कोटि का एक उपसारणिक यह प्राप्त होगा। अगर हम द्वितीय स्तंभ को छोड़ दे तो तृतीय कोटि का एक दूसरा उपसारणिक प्राप्त होगा। तीसरे स्तंभ को छोड़े तो तृतीय कोटि का तीसरा उपसारणिक प्राप्त होगा। चौथे स्तंभ को छोड़ने पर तृतीय कोटि का चौथा उपसारणिक प्राप्त होगा। इसका मतलब इसमें तृतीय कोटि के 4-4 उपसारणिक हैं। अगर हम मैन्युअल प्रोसेस से ये पता करें कि इसके तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान क्या है तो हमें अगर पहले उपसारणिक का मान 0 मिला तृतीय कोटि के तो फिर दूसरे उपसारणिक का मान ज्ञात करना होगा। दूसरे का मान 0 मिला तो तीसरे उपसारणिक का मान ज्ञात करना होगा, और तीसरे का भी मान 0 मिला तो फिर तृतीय कोटि के चौथे उपसारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये मान तृतीय कोटि के उपसारणिकों का मान तब तक ज्ञात करना होगा जब तक कि किसी एक उपसारणिक का मान नॉन जीरो ना मिले। मतलब 4 उपसारणिक है तो एक के नॉन जीरो नहीं मिलने पर दूसरा उपसारणिक चेक करना पड़ेगा। दूसरा नॉन जीरो नहीं मिला तो तीसरा उपसारणिक चेक करना पड़ेगा, और तीसरा भी तृतीय कोटि का उपसारणिक नॉन जीरो नहीं मिला तो चौथा उपसारणिक चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम इसके तृतीय कोटि के उपसारणिकों का मान ज्ञात करना चाहे तो हमें 4 बार इसके तृतीय कोटि के उपसारणिकों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम पता कर सकेंगे कि इसके सभी तृतीय कोटि के उपसारणिक में से एक उपसारणिक 0 है कि नॉन जीरो है।
तो इससे प्रोसेस बड़ी होगी। इस दिक्कत से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस आव्यूह में हम संक्रिया का प्रयोग करके इस आव्यूह के कुछ पंक्तियों को 0 0 करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आव्यूह का स्वरूप थोड़ा सरल हो जाए और हम सरलता से आव्यूह को देखकर ये पता लगा ले कि इसमें तृतीय कोटि के सभी उपसारणिकों का मान क्या होगा। देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ दिया गया आव्यूह है, हम यहाँ इस आव्यूह में एक संक्रिया लगा रहे हैं। संक्रिया R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर रहे हैं और साथ में R2 भी चेंज कर रहे हैं। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, ये दो संक्रिया लगा रहे हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1 और यहाँ लिखते हैं R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ये दो संक्रिया का प्रयोग करने के बाद हमें आव्यूह A का मान प्राप्त होगा। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R1 के मान जैसे के वैसे रहेंगे। R1 में 2 का गुना करके R2 में से घटाना है और इस प्रकार से R2 को चेंज करना है। इसमें 2 का गुना करके 2 में से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसमें 2 का गुना करके 3 में से घटाएंगे तो 2 का गुना करने पर 4, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। इसमें 2 का गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा और 6 को 5 में से घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। इसमें 2 का गुना करेंगे 4 प्राप्त होगा, 4 को 1 में से घटाएंगे -3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब इस संक्रिया को लगा रहे हैं। R3 में से R1 को माइनस करके R3 में चेंज करना है। R3 में से R1 को माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 को माइनस करें 1, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 प्राप्त होगा। और देखो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, फिर से संक्रिया लगा रहे हैं। संक्रिया R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2 से, मतलब अब हम R3 में R2 को ऐड कर रहे हैं और इस प्रकार से R3 में चेंज कर रहे हैं। R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 के अवयव जैसे के वैसे लिखे जाएंगे। R2 में भी कोई चेंजेस नहीं है तो R2 के भी अवयव जैसे के वैसे लिख देंगे हम। अब देखो R3 में चेंज करना है। R3 में चेंज करके R3 प्लस R2 का योग लिखना है। 0 का 0 के साथ योग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, +1 -1 0, +1 -1 0, 3 -3 0। इस प्रकार से इस आव्यूह की एक पंक्ति कंप्लीट 0 बन चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमें नया आव्यूह प्राप्त हुआ है इसको हम B के इक्वल लिख देते हैं, B के बराबर मान देते हैं। तो हम देखो क्या देख रहे हैं कि ये जो आव्यूह B है इसमें एक कंप्लीट पंक्ति 0 0 है। अब देखो यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा उपसारणिक होगा वो तृतीय कोटि का होगा, क्योंकि उसमें हम 3 पंक्ति 3 स्तंभ ले पाएंगे। उस तृतीय कोटि के किसी भी एक उपसारणिक को अगर हम इसमें से लेते हैं तो उसमें एक पंक्ति 0 0 आएगी। जैसे देखो अगर पहला स्तंभ छोड़े तो तृतीय कोटि के उपसारणिक में ये अवयव होंगे और इन अवयव में एक कंप्लीट पंक्ति 0 0 होगी। और हम जानते हैं कि किसी उपसारणिक की एक पंक्ति के सभी अवयव 0 है तो उस उपसारणिक का मान 0 होता है। इसका मतलब अगर हम तृतीय कोटि के इस उपसारणिक को ले और उसका मान ज्ञात करें तो उसका मान 0 प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें एक कंप्लीट पंक्ति 0 आएगी। तृतीय कोटि के इस दूसरे उपसारणिक को लेकर उसका मान ज्ञात करें तो उसमें भी एक कंप्लीट पंक्ति 0 आएगी, जिसके कारण उसका भी मान 0 होगा। इस उपसारणिक को ले अगर तृतीय कोटि के तो उसमें भी एक कंप्लीट पंक्ति 0 होने के कारण इस उपसारणिक का भी मान 0। तृतीय कोटि के इस उपसारणिक को चेक करें तो इसमें भी एक पंक्ति के सभी अवयव 0 होंगे, जिसके कारण तृतीय कोटि के इस उपसारणिक का मान भी 0 प्राप्त होगा। मतलब हमने क्या देखा कि इस आव्यूह B में तृतीय कोटि के सभी उपसारणिक, आव्यूह B के तृतीय कोटि के सभी उपसारणिक 0 है। इसमें तृतीय कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद नहीं है। अगर इसमें तृतीय कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद होता तो हम इसकी जाति 3 लिख सकते थे, लेकिन इसमें तृतीय कोटि के सभी उपसारणिक 0 है, इसलिए इसकी जाति 3 नहीं होगी। 3 नहीं होगी तो 3 से कम होगी, 3 से कम 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसकी जाति अब हमें ये तो पता चल चुका है कि इसकी जाति 3 नहीं है, 3 से कम है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसकी जाति 3 से कम क्या है, 2 है कि 1 है। इसकी जाति 2 तब होगी जब इसमें द्वितीय कोटि का एक हाथ नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद हो। अगर इसमें द्वितीय कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है तो इसकी जाति 2 होगी। लेकिन अगर इसमें द्वितीय कोटि के सभी उपसारणिक 0 है तो इसकी जाति फिर 2 भी नहीं होगी। देखते हैं कि इसमें द्वितीय कोटि का कोई नॉन जीरो उपसारणिक है कि नहीं। पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं
स्पष्टतः यहाँ स्पष्टतः उपरोक्त आव्यूह B के तृतीय कोटि के सभी उपसारणिकों का मान 0 है। इसलिए B की और A की जाति ये जो होगी ये 3 नहीं होगी। 3 नहीं होगी मतलब 3 से कम होगी। अब 3 से कम 2 हो सकती है, तो इसकी जाति 2 तभी होगी जब इसमें द्वितीय कोटि का कोई भी एक नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद हो। अगर इसमें द्वितीय कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है तो इसकी जाति 2 लिख सकेंगे, और एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद नहीं है तो इसकी जाति 2 भी नहीं होगी, फिर 2 से कम होगी। तो देखते हैं कि इसमें द्वितीय कोटि का कोई नॉन जीरो उपसारणिक है कि नहीं। देखो, अगर हम इसमें द्वितीय कोटि के पहले ही उपसारणिक की बात करें, ये वाला उपसारणिक, तो इस उपसारणिक को हम क्या लिखेंगे? इस पहले उपसारणिक को सारणिक में 1 2 0 -1, और इसका अगर मान निकालते हैं तो ये मान प्राप्त होगा ऊपर से नीचे गुणा करने पर -1 और नीचे से ऊपर गुणा करने पर 0 इक्वल्स टू -1, जो कि नॉन जीरो है। -1 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस आव्यूह में द्वितीय कोटि का एक ऐसा उपसारणिक मौजूद है जो नॉन जीरो है। इसका मतलब इस आव्यूह की जाति 2 है। यहाँ लिख देंगे हम, परंतु आव्यूह B का द्वितीय कोटि का एक उपसारणिक, ये वाला उपसारणिक नॉन जीरो है, इसलिए आव्यूह B की जाति, आव्यूह A की जाति, और वही होगी आव्यूह B की जाति, और वो होगी 2। तो यहाँ आव्यूह A और B की जाति इक्वल क्यों होगी? क्योंकि आव्यूह B जो है, आव्यूह B मतलब ये वाला आव्यूह, वो आव्यूह A की तुल्य है, और 2 तुल्य आव्यूह की जाति भी इक्वल होती है। ये दोनों आव्यूह तुल्य आव्यूह होने के कारण इनकी जाति भी इक्वल होती है। B की जाति 2 है तो A की भी जाति 2 होगी। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम, जिसमें 5 कोटि का आव्यूह दिया गया है। तो देखो, अगला प्रश्न ये है, जिसमें दिया गया आव्यूह ये 5 कोटि का आव्यूह है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे माना A इक्वल्स टू, इस 5 कोटि के आव्यूह को यहाँ लिख देते हैं हम 3 4 5 6 7। 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आव्यूह दिया गया है, और इस आव्यूह की जाति ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अगर हम मैन्युअल प्रोसेस से इसकी जाति ज्ञात करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें तो इसके सबसे बड़े उपसारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इस आव्यूह में 5 पंक्ति 5 स्तंभ है, मतलब ये 5 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो इसका उपसारणिक भी 5 कोटि का होगा। उस 5 कोटि के उपसारणिक का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा और बहुत जटिल होगा उस 5 कोटि के उपसारणिक का मान ज्ञात करना। तो इस जटिलता से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस दी गए आव्यूह में संक्रिया लगाकर इसकी कुछ पंक्तियों को 0 0 करने की कोशिश करेंगे। इसकी जब पंक्तियों को हम 0 0 कर देंगे, इसकी कुछ पंक्तियों को जब हम 0 0 कर देंगे तो आव्यूह को देखते से ही हम पता कर पाएंगे कि उस आव्यूह में 5 कोटि और उससे कम कोटि के जो उपसारणिक है उनका मान क्या है, 0 है कि नॉन जीरो है। ये हम आव्यूह को देखकर ही पता लगा पाएंगे।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, आव्यूह में संक्रिया लगाकर इसकी कुछ पंक्तियों को 0 0 करने की कोशिश करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। संक्रिया R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। दूसरी संक्रिया लगाते हैं, R3 में भी चेंज करते हैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। फिर तीसरी संक्रिया R4 चेंजेस टू R4 माइनस R1 कर देते हैं, और साथ में R5 चेंजेस टू R5 माइनस R1 कर देते हैं। सभी पंक्तियों में से R1 को अपन माइनस कर देते हैं। इन संक्रियाओं के प्रयोग से देखो क्या प्राप्त होगा। संक्रिया लगाने के बाद जो आगे प्राप्त होता है उसको दी गई आगे के तुल्य लिखना होता है। ये तुल्यता का चिन्ह है। R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो हम R1 के वजह जैसे कि वैसे लिख देंगे। तो क्या करना है, R2 में चेंज करना है। R2 माइनस R1 से R2 में से R1 को माइनस करके R2 में चेंज करना है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा। 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1 होगा, 8 माइनस 7 1 होगा। मतलब यहाँ पर भी 1 1 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर रहे हैं, मतलब R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं। 5 माइनस 3 होगा 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अगली संक्रिया R4 चेंजेस टू R4 माइनस R1 कर देते हैं, मतलब इस R4 में से R1 को माइनस करना है। 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7, 11 में से 4 को माइनस करेंगे 7, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। इस प्रकार यहाँ पर भी 7 प्राप्त होगा। अब R5 लास्ट संक्रिया इसके R5 चेंजेस टू R5 माइनस R1 कर रहे हैं, मतलब R5 में से R1 को माइनस कर रहे हैं। 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्राप्त होगा अपने को 12। फिर यहाँ 16 था, 16 में से 4 को माइनस करेंगे 12 प्राप्त होगा। फिर यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 ही प्राप्त होगा। चेक कर लेना आप लोग। इसके बाद तक हम अगली संक्रिया का प्रयोग करते हैं इसमें फिर से। अब हम संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1 कर रहे हैं। अगली संक्रिया फिर से लिख रहे हैं, R4 में भी चेंज करते हैं, R4 माइनस 7 यहाँ R2 लगा है, R3 लिखेंगे। R5 चेंजेस टू R5 माइनस 10 R2। ये 3 संक्रिया पर फिर से प्रयोग कर रहे हैं हम आगे में। तो हमें क्या प्राप्त होगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 की वजह जैसे के वैसे लिखे जाएंगे। R2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, R2 के भी वजह जैसे के वैसे लिख देंगे। मतलब R3 में चेंज करना है। R2 पे 2 से गुना करके R3 में से माइनस करना है और इस प्रकार से R3 को चेंज करना है। इसमें 2 से गुना करके जब 2 में से माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 होगा 0। इसमें 2 का गुना करेंगे 2 मिलेगा, और 2 में से 2 ये 2 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो 0। इसी प्रकार यहाँ भी 0 ही प्राप्त होगा। आप लोग चेक कर लेना, इसमें 2 से गुना करते जाना है और इनमें से माइनस करना है। इसी प्रकार से अगली संक्रिया R4 चेंजेस टू R4 माइनस 7 R2 अप्लाई करते हैं। मतलब इस R2 में 7 का मल्टीप्लाई करके R4 में से माइनस करना है। जब इनमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन 7 में से माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा फिर से। इसी प्रकार अगली संक्रिया R5 चेंजेस टू R5 माइनस 12 R2 से, मतलब इस R2 में 12 से मल्टीप्लाई करके इस R5 में से माइनस करते जाना है। इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा और 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। मतलब ये भी 0 प्राप्त। अच्छा, इस आव्यूह की तरफ देखो। अब इस आव्यूह को हल करना बहुत इजी है। सीधे हम इस आव्यूह को देखकर पता लगा सकते हैं कि इस आव्यूह के 5 कोटि के उपसारणिक का मान क्या होगा। अगर हम इसके 5 कोटि के उपसारणिक का मान लिखना चाहे तो उस 5 कोटि के उपसारणिक में 5 पंक्ति 5 स्तंभ होगा। मतलब इस आव्यूह का सारणिक ही इसका 5 कोटि का उपसारणिक होगा। और उस उपसारणिक में ये भी पंक्तियां शामिल होगी जो कि कंप्लीटली 0 0 0 है। और हम तो जानते हैं कि किसी सारणिक की एक पंक्ति के सभी अवयव 0 रहे तो सारणिक का मान 0 होता है।
मतलब अगर हम इस आयु का सारणिक लिखे जो कि इसका 5 कोटि का उपसारणिक होगा, तो उस सारणिक में एक पंक्ति के सभी अवयव 0 0 होने के कारण उस सारणिक का मान 0 होगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसके 5 कोटि के उपसारणिक का मान 0 है। तो यहाँ पर इसको भी हम d के इक्वल लिख देते हैं। इस आव्यूह d के 5 कोटि के उपसारणिक का मान 0 होगा क्योंकि उसमें ऐसी पंक्तियां शामिल है जिसके सभी अवयव 0 है, इसलिए उसके 5 कोटि के उपसारणिक का मान 0। अगर इस आव्यूह के 5 कोटि के उपसारणिक का मान 0 निकल रहा है, मतलब इसकी जाति 5 नहीं होगी। अगर इसके 5 कोटि के उपसारणिक का मान नॉन जीरो होता तो इसकी जाति 5 लिख सकते थे, लेकिन इसके 5 कोटि के उपसारणिक का मान 0 होने के कारण इसकी जाति 5 नहीं लिख सकेंगे हम। इसकी जाति 5 नहीं होगी तो क्या होगी, 5 से कम होगी। 5 से कम 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो 5 से कम इसकी जाति 4 है कि नहीं ये चेक करते हैं। इसकी जाति 4 तब होगी जब इसमें 4 कोटि का एक नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद हो। अगर इसमें 4 कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है तो इसकी जाति हम 4 लिख सकेंगे। और 4 कोटि के सभी उपसारणिक 0 ही है तो इसकी जाति फिर 4 नहीं होगी, 4 से भी कम होगी। अगर 4 कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक इसमें मौजूद है तो इसकी जाति 4 लिखेंगे। देखो यहाँ पर 4 कोटि के उपसारणिक में 4 पंक्ति 4 स्तंभ हो गए। अगर हम ये 4 कोटि का उपसारणिक देखें तो 4 कोटि के किस उपसारणिक में, इतना उपसारणिक जो 4 कोटि का होगा, 4 कोटि के इस उपसारणिक में ऐसी पंक्तियां शामिल हैं जिसके सभी अवयव 0 0 है। और अगर किसी उपसारणिक में ऐसी पंक्ति शामिल है जिसके सभी अवयव 0 है तो उसका मान 0 होता है। मतलब 4 कोटि के इस उपसारणिक में एक कंप्लीट पंक्ति 0 होने के कारण इस उपसारणिक का मान 0 होगा। इसी प्रकार 4 कोटि का अगर हम दूसरा कोई उपसारणिक लेके देखें, ये 4 कोटि का उपसारणिक है और इसका मान ज्ञात करने की कोशिश करें तो उसमें भी एक पंक्ति 0 0 आएगी, जिसके कारण 4 कोटि के इस उपसारणिक का मान भी 0 होगा। इस प्रकार से आप इस आव्यूह में से 4 कोटि का कोई भी एक उपसारणिक ले लो और उसका मान ज्ञात करने की कोशिश करो तो उस उपसारणिक में ऐसी पंक्तियां शामिल होंगी जिसके सभी अवयव 0 है, जिसके कारण उन सभी 4 कोटि के उपसारणिकों का मान 0 आएगा। इसका मतलब इसके 4 कोटि के सभी उपसारणिक 0 है। इसमें 4 कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद नहीं है। इसमें 4 कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद नहीं होने के कारण इसकी जाति 4 भी नहीं होगी। तो हमने अभी तक क्या पाया कि इसकी जाति 5 भी नहीं है क्योंकि इसमें 5 कोटि का नॉन जीरो उपसारणिक नहीं है। इसकी जाति 4 भी नहीं है क्योंकि इसमें 4 कोटि का भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद नहीं है। तो अब किसकी बारी आएगी, अब 3 कोटि की बारी आएगी। अब हमें ये चेक करना होगा कि इसमें 3 कोटि का नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है कि नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पर अगर हम इसी प्रकार 3 कोटि का कोई भी उपसारणिक ले, जैसे यही एक उपसारणिक ले लिए 3 कोटि का, तो उसमें भी एक पंक्ति 0 0 होगी, जिसके कारण तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान भी 0 होगा। जिस सारणिक में एक पंक्ति 0 0 होती है, जिस सारणिक की कोई एक पंक्ति के सभी अवयव 0 होते हैं उस सारणिक का मान 0 होता है। इसमें तृतीय कोटि का यह वाला उपसारणिक लेंगे तो इसमें एक पंक्ति 0 होने के कारण इस उपसारणिक का मान 0 होगा। तृतीय कोटि का ये वाला उपसारणिक लेंगे तो उसमें भी एक पंक्ति 0 होने के कारण उस उपसारणिक का मान 0 होगा। इस प्रकार आप इसके तृतीय कोटि के किसी भी उपसारणिक का मान ज्ञात करके देखो तो 0 होगा क्योंकि उसमें एक पंक्ति 0 0 आने वाली है। तो इसके तृतीय कोटि के सभी उपसारणिक का मान 0 होने के कारण इस आव्यूह की जाति 3 भी नहीं होगी। तो देखो आव्यूह की जाति 5 भी नहीं है क्योंकि 5 कोटि का कोई नॉन जीरो उपसारणिक नहीं है। इसमें आव्यूह की जाति 4 भी नहीं है क्योंकि 4 कोटि का भी कोई नॉन जीरो उपसारणिक इसमें मौजूद नहीं है। आव्यूह की जाति 3 भी नहीं है क्योंकि 3 कोटि का भी कोई नॉन जीरो उपसारणिक इसमें मौजूद नहीं है। तो अब आव्यूह की जाति 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। इस आव्यूह की जाति 2 तभी होगी जब इसमें द्वितीय कोटि का कोई नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम द्वितीय कोटि के उपसारणिक को लें और उसका मान ज्ञात करके इस पहले उपसारणिक का मान 3 - 4 मिलेगा इस टाइप से। इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे, ये ऊपर से नीचे गुणा 3, नीचे से ऊपर गुणा 4, 3 - 4 - से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आव्यूह में द्वितीय कोटि का एक ऐसा द्वितीय कोटि का एक उपसारणिक है जो नॉन जीरो है। इस कारण इसकी जाति 2 हो। ये समझ में आया? इसकी जाति 5 नहीं थी, 4 नहीं थी, 3 नहीं थी, लेकिन इसमें द्वितीय कोटि का नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद था, इसलिए इसकी जाति 2 हो। अच्छा देखो ये आव्यूह जो है ये 5 कोटि का आव्यूह है, मतलब इसकी कोटि 5 है और इसकी जाति अभी हमने देखा 2 है।
इसकी कोटि 5 है, जाति 2 है। कोटि में से जाति को घटाने पर शून्यता मिलती है, तो शून्यता कितनी होगी? कोटि 5 जाति 2, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 मिलेगा, मतलब इसकी शून्यता 3 होगी। इसको लिखिए कैसे, देखो यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं स्पष्टतः उपरोक्त आव्यूह B के तृतीय एवं उच्च कोटि के सभी उपसारणिकों का मान 0 है, इसलिए रो ऑफ B लेस देन 3। 3 और उससे उच्च कोटि के सभी उपसारणिक का मान 0 है, इसलिए इसके जाके 3 नहीं हो सकती और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 3 से कम। यहाँ लिखते हैं परंतु आवृत्ति का द्वितीय कोटि का एक उपसारणिक, उस उपसारणिक को लिख देते हैं 3411, और इसका मान में लिखते हैं ऊपर से नीचे गुना 3, माइनस के साथ नीचे से ऊपर गुना 4, इसका मान -1 नॉट इक्वल टू 0। तो इस आयु के द्वितीय कोटि के उपसारणिक का मान जो है -1 मिला, जो नॉन जीरो है, इसलिए इसकी जाति 2 होगी। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए ए की जाति बी की जाति दोनों 2 होगी। यहाँ पर बी की जो जाति होगी वही ए की जाति होगी, क्योंकि ये जो आव्यूह बी है, ये आव्यूह बी आव्यूह ए की तुल्य है, और 2 तुल्य आव्यूह की जाति समान है, इसलिए बी की जाति 2 है तो ए की भी जाति 2 होगी। अब ए की शून्यता लिखते हैं, तथा आव्यूह ए की शून्यता नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कोटि माइनस जाति। कोटि है 5 और जाति निकली है 2, मतलब शून्यता 5 माइनस 2 6। लिख देते हैं चूंकि n इक्वल्स टू 5। ये है आंसर। इस प्रकार से उच्च कोटि के आव्यूह को संक्रिया के प्रयोग से सरल करके हल किया जा सकता है। फिर देखते हैं अगली क्लास में।